अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाजरीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमें आपको बताना यह है कि पाकिस्तान के लिए तवानाई के शोबे में अच्छी खबरें आ रही हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान को आज़रबाईजान से सस्ती LNG मिलेगी और साथ ही रूस से माहाना 1 लाख टन तेल खरीदने का मुआहदा तय पा गया है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन होने वाले इस तारीखी मुआहदे पर दस्तखत की जो तकरीब है वो गवर्नर हाउस लाहौर में भी, उसके मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। नाज़रीन, ये जो मुआहदा है इसके तहत पाकिस्तान आज़रबाईजान से हर माह LNG की खेप खरीदेगा। मुआहदा 1 साल पर मुहित है और इसमें मज़ीद 12 माह की तोसी की जा सकती है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान इस बात का मजाज होगा कि इस मुद्दत के दौरान कार्गो न भी खरीदे तो उस पर जुर्माना आयद नहीं होगा। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस तकरीब से जब खिताब किया तो उसमें आवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत आम आदमी को जो बुनियादी सहूलियात हैं उसकी फराहमी के लिए वसाइल बरूए कार ला रही है। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान LNG मुआहदे से बाहमी ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी, ये भी आज प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया है। अच्छा नाज़रीन, हम जानते हैं कि एक जानिब सस्ती आज़रबाईजान से सस्ती LNG और फिर दूसरी जानिब रशिया से सस्ते तेल की जो दरामद है उससे पाकिस्तान को सालाना लाखों डॉलर्स का फ़ायदा होगा और पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से ये फ़ायदा आवाम तक भी पहुँचेगा। किस तरह से पहुँचेगा, कब तक पहुँचेगा, ये मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप में से हर कोई जानना चाहता है। इसी हवाले से हमारी रिसर्चर्स की टीम ने आज एक पैकेज तैयार किया, एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिर मेरे साथ जी बड़े अहम एक शख्सियत मौजूद होंगे। हमारी खास रिक्वेस्ट पर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के खालिद तैमूर अकरम साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे, लेकिन इस मुलाकात से पहले आपको एक रिपोर्ट, एक पैकेज दिखाते हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान पेट्रोलियम की सनत में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब लाहौर में हुई, जिसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खुसूसी तौर पर शरीक हुए। मुआहदे पर पाकिस्तान LNG लिमिटेड के MD मसूद नबी और आज़रबाईजान की स्टेट ऑयल कंपनी सोकार की CEO मरियम अल्बास ज़ादे ने दस्तखत किए। इस मुआहदे से मुल्क में सस्ती LNG मुयस्सर आएगी और ये एनर्जी के बहरान से निपटने में बहुत बड़ी पेशरफ साबित होगी। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बरादर मुल्क आज़रबाईजान के साथ इक्तिसादी ताउन को वसअत देने के लिए पुरज़्म है। हर महीने सोकार कंपनी जो कि आज़रबाईजान की है वो एक कार्गो ऑफर करेगी और पाकिस्तान फैसला करेगा कि हमने ये कार्गो उस कीमत पर ख़रीदना है या नहीं। बहुत बड़ी पेशरफ्त है दो बरादर ममालिक के दरमियान और जिसमें कलीदी किरदार अदा किया है मेरे भाई जो आज़रबाईजान के सदर हैं इल्हाम अलीयेव। पाकिस्तान की मखलूत हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं, वो बढ़ाने पड़े, IMF का मुआहदा था, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सख्ती के साथ ये कहा कि इस बिजली की जो कीमतों में इजाफा हो रहा है ये गरीब आदमी के ऊपर इसका बोझ मैं नहीं पड़ने दूंगा। 0 से लेकर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के ऊपर कोई इजाफा नहीं किया गया। ये घरेलू सार्फिन के 63% बनते हैं। इसके अलावा 31% जो घरेलू सार्फिन हैं उनको भी पार्शियल सब्सिडी दी गई है। आज़रबाईजान के सफीर ने कहा कि मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात की अक्कास है और दो तरफा तिजारत के हुजम में इजाफा के लिए अहम पेशरफ्त है। तिजारत, सरमायाकारी और सियासत के सफीरों में ताउन के फिरोग से दोनों बरादर मुल्कों को मजीद करीब आने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान दो बरादर मुस्लिम ममालिक मुनफरिद तारीखी, सकाफती, मजहबी, जोग्राफियाई और सियासी मुश्तरकात रखते हैं। पाकिस्तान दूसरा मुल्क था जिसने 1991 में आज़रबाईजान की आज़ादी को तस्लीम किया। इसके बाद 1992 में दोनों रियासतों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हुए और दोनों फरीकों ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फिरोग दिया है। 30 बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के ताल्लुकात को तेजी से फिरोग मिल रहा है। 2005 में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान इत्तलात व मवासलात, ट्रांसपोर्ट, एविएशन, सकाफत, मालियात और तालीम से मुतअल्लिक 6 मुआहदे हुए। दोनों ममालिक के दरमियान एक कमीशन भी है
जो हर 2 साल बाद इस बात का जायजा लेता है कि हम अपने इक्तिसादी ताल्लुकात को कैसे बेहतर बना सकते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान रूस से सालाना 12 लाख टन तेल खरीदेगा, जिसका मुआहिदा हो गया है और सऊदीया के साथ रिफाइनरी के हवाले से डील की जा रही है। सस्ते तेल की खरीदारी का फायदा आवाम तक भी पहुंचेगा। बिल्कुल जी, जैसे कि मैंने पहले भी इस पैकेज से पहले आपको बताया कि हमारे साथ खालिद तैमूर अकरम साहब स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, आपसे वीडियो लिंक पर तो अक्सर मुलाकात होती रही, बात होती रही, लेकिन आज स्टूडियो में आप मौजूद हैं और खुशकिस्मती हमारी ये कि बड़ी अच्छी खबरें आज पाकिस्तान के लिए आई हैं। उस रोज़ आप हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में। तो सर पहले ये फरमा दीजिएगा कि पहले हम रशिया का बहुत ज़्यादा सुनते आए हैं कि रशिया से तवानाई को लेकर हमें बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान को मदद मिल रही होगी, बहुत सस्ते नरखों पर मिल रही होगी, लेकिन अब उसमें नाम एक शामिल हो गया है अज़रबैजान का। किस तरह से आप इस सारे मामले को देखते हैं? और वही एक चीज़ जो मैंने पैकेज अनाउंस करने से पहले कही कि आवाम को इसका रिलीफ कब तक मिलेगा और क्या मिलेगा? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज का दिन वाकई हमारे लिए बहुत अहम है। उसके 2-3 रीज़न्स हैं। पहले रीज़न ये है कि अज़रबैजान और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो बड़े अहम है। वजह यह कि जब 1991 में अज़रबैजान आज़ाद हुआ था तो उस वक़्त आर्मीनिया ने अज़रबैजान के कुछ हिस्से पे काराबाग रीजन पे कब्ज़ा कर लिया था और पाकिस्तान इस टाइम पे दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कि आर्मीनिया को तस्लीम नहीं करता। उसके बाद 2005 में हमारे दरमियान अज़रबैजान और पाकिस्तान के दरमियान एक माहिदा हुआ था LNG के लेने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जितनी भी हुकूमतें आईं उन्होंने इसके ऊपर किसी किस्म की पेशरफ नहीं की। अज़रबैजान की जो हुकूमत है, मेरा अज़रबैजान बहुत ज़्यादा जाना होता है, हमेशा से मैंने देखा है कि अज़रबैजान के सदर से लेके तो उनके अवाम तक हर बंदा पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो लोग पाकिस्तान के लिए वाकई ही कुछ करना चाहते हैं। इस बात का क्रेडिट मैं ज़रूर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को और इस हुकूमत को दूंगा कि हमारा एक डोरमेंट माहिदा जो कि 2005 से चला आ रहा था, उन्होंने ना सिर्फ उसको एक्टिवेट किया बल्कि हमारे सक्सेसिव विज़िट्स हुए हमारे मिनिस्टर्स के जो कि गए अज़रबैजान और जाके उनके साथ एक बहुत अच्छी डील इन्होंने LNG की जिसके तहत 12 महीने की ये डील है और उसके बाद अगले 12 महीने और ये डील चलेगी जिसमें इंतहाई सस्ती LNG वो पाकिस्तान को अज़रबैजान देगा। और इन केस अगर हम वो नहीं लेते किसी भी महीने LNG नहीं लेते तो किसी किस्म का जुर्माना नहीं होगा। यहाँ पे मैं ये बात ज़रूरी बताना समझता हूँ कि ये कोई ये इस माहिदे की बुनियाद बेसिकली 2005 में पड़ी थी, लेकिन किसी भी हुकूमत ने इसको परसू नहीं किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 1 साल में बड़ी अनथक मेहनत की और क्योंकि डॉलर बहुत परवान चढ़ रहा था और डॉलर की कीमत पाकिस्तान में बहुत ऊपर जा रही थी और जिसकी वजह से एनर्जी सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, हमारी टेक्सटाइल सेक्टर, हमारे एक्सपोर्ट्स मुतासर हो रहे थे। तो ये जो माहिदा आज साइन हुआ है ऑफिशियली अज़रबैजान के साथ, मैं ये समझता हूँ कि बहुत लैंडमार्क माहिदा है। इससे पहले मैं नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि अज़रबैजान के जो सदर हैं उन्होंने आज से चंद महीने पहले पाकिस्तान की राइस को अज़रबैजान के अंदर टैक्स फ्री करार दे दिया था और उन्होंने अपने अवाम को कहा था कि अगर आपने चावल खाने हैं, राइस खानी है तो आप पाकिस्तानी राइस खाएं। और इस वक्त अज़रबैजान ने पूरी दुनिया में से वो राइस इंपोर्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे राइस काफ़ी ज़्यादा खाई जाती है, बट पाकिस्तानी राइस जो है वो वहाँ पे टैक्स फ्री है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हुकूमत की मैं ये कहूँगा कि सक्सेस इन फॉरेन पॉलिसी ये है कि ना सिर्फ हमें उधर से चीप ऑयल मिल रहा है बल्कि हमारी कमोडिटीज़ भी उधर जा रही हैं और वहाँ पर बहुत सारी छूट भी पाकिस्तान को में दी जा रही है, पाकिस्तान को फेवर किया जा रहा है। अच्छा, एक और जगह जहाँ से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर पाकिस्तान तो चाहता ही है कि अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात जो है वो बेहतर रखे। मैं रशिया की बात कर रही हूँ। गो के रशिया की जब जंग छिड़ी है यूक्रेन के साथ और ये सारा मामला हुआ है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि रशिया काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में था, लेकिन आप नहीं समझते हैं कि ये जो एक और ये जो तय पाया है कि माहाना 1 लाख टन तेल जो है वो ख़रीदा जाएगा पाकिस्तान की जानिब से रशिया से, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा सूदमंद है, फ़ायदेमंद है? जी, पहले तो मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि
ہمارے محترم وزیر خارجہ صاحب بلاول بھٹو زرداری نے چند دن پہلے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی قسم کی رشیا یا یوکرین کی جو وار ہو رہی ہے اس میں کسی کی طرف نہیں ہے، اور بلکہ پاکستان کا سٹینس یہ ہے کہ اس ایشو کو ایمیکیبلی ریزولو ہونا چاہیے اور اس جنگ کو رکنا چاہیے۔ جہاں تک رشیا کے ساتھ تجارت کی بات ہے، جنگ کے باوجود تقریباً دنیا کا ہر ملک ہی رشیا کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، مڈل ایسٹ بھی کر رہا ہے، افریقہ بھی تجارت کر رہا ہے، چائنا بھی کر رہا ہے، بھارت کر رہا ہے۔ تو ہماری جو تجارت رشیا کے ساتھ ہے وہ کوئی ایسی ایکسٹراڈنری یا انیوژل نہیں ہے۔ ہاں، رشیا سے جو تیل ہمیں ملا ہے، رشیا کے ساتھ ہمارا ایک دوستی کا، ایک باہمی اعتماد کا ایک پرانا رشتہ ہے، اور یہ جو تیل رشیا سے ہمیں چیپ آئل مل رہا ہے، اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اگر خدا نخواستہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی قیمت بڑھتی بھی ہے یا ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی بھی ہے روپے کے مقابلے میں، تو پاکستان کے اندر کم از کم اگلے چند مہینوں تک اور اگلے کچھ سالوں تک یہ تیل کی قیمتیں انتہائی سٹیبل رہیں گی۔ اور اگر گیس اور تیل کی قیمتیں پاکستان میں سٹیبل ہوتی ہیں تو اکانومی بہت بہتر ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے ایک سال کے اندر اس حکومت کی یہ ایک بہت زیادہ سکسیس ہے کہ اس حکومت نے اپنے ٹینیور ختم ہونے سے پہلے دو ایسے اہم معاہدے کیے ہیں جن کے نتائج جو ہیں وہ آج یا کل تو شاید نہیں آئیں گے، لیکن آنے والے ہفتوں اور آنے والے مہینوں میں اس کے بہت عمدہ نتائج سامنے آئیں گے، اور ہماری انڈسٹری جو کہ بالکل بند ہونے پہ پہنچ گئی تھی بیکاز آف دی ایکسپینسو جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے، وہ انرجی پرائزز نیچے آنے سے آپ دیکھیں گے کہ انڈسٹری دوبارہ ریوائیو ہوگی اور اکنامکلی پاکستان دوبارہ سے اس رستے پہ چل پڑے گا جس پہ پہلے چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں مجھے ایک اور چیز سر فرما دیجیے گا، جب ہم تعلقات کی بات کرتے ہیں، رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، آذربائیجان کے ساتھ ہیں، دیگر ممالک جن کے ساتھ ہمارے تجارتی مفادات ہیں، چلیے اس طرح سے ہم اگر بات کر لیں، لیکن کیوں ایسا ہے کہ کچھ ممالک ان کو ہم نے صرف اس لیے بہت پچھلے سال اگر دور حکومت کی ہم بات کرتے ہیں تو صرف اس لیے دیکھا کہ جی جب ہم پر مشکل وقت آئے گا تو وہ ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن جس نظر سے ہم اگر اسے دیکھتے اور فائدہ حاصل کرتے، میں سعودی عربیہ کی بات کر رہی ہوں، میں UAE کی بات کر رہی ہوں، کہ اگر ہم اس کو یہ سوچ کر ان سے تعلقات رکھتے کہ جی دیگر اگر یورپی ممالک وہاں کا رخ کر رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیگر جو ممالک ہیں ان کے بڑے بڑے رہنماؤں نے وہاں کے وزٹس کیے ہیں، ان سے بزنس ڈیلز کیے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے دو ممالک کو کہیں نہ کہیں پچھلے دور حکومت میں اگنور کیے رکھا دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ، اور اب ہمیں ان ممالک کا رخ بھی کرنا چاہیے ہے؟ بہت آپ کا اچھا سوال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے جو انٹرنیشنل تعلقات ہوتے ہیں وہ کسی مقصد کے حوالے سے نہیں ہوتے، وہ آپ کے ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی پچھلے چند سالوں میں پچھلی حکومت نے اس چیز کے اوپر کوئی زیادہ زور نہیں دیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے ایک سال کے اندر ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑے ایکسٹینسو قسم کے دورے کیے، اور لوکل میڈیا میں پڑھتا رہتا تھا بہت ساری جگہ پہ وزیر خارجہ کے اوپر بڑی تنقید کی گئی کہ جی یہ تو ہر وقت ملک سے باہر رہتے ہیں۔ وہ کیوں باہر رہتے ہیں؟ وہ اس لیے باہر رہتے ہیں کہ ہماری فورن پالیسی اور ہماری جو فورن ریلیشنز جو تھے وہ بالکل اپنے لوئسٹ ایپ پہ تھے۔ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اور وزیر خارجہ نے پچھلے ایک سال کے اندر بہت سارے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز میں جا کے پاکستان کی نمائندگی کی، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہو جائے یا نان الائنڈ موومنٹ کا ہو جائے یا ECO ہو جائے، یونائٹڈ نیشن ہو جائے، تو وہ تعلقات دوبارہ ریوائیو ہو گئے ہیں۔ اور اس میں میں ضرور یہاں پہ نام لینا چاہوں گا بار بار بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، کہ انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے، دن رات ایفرٹ کی ہے، اور سعودی عربیہ، UAE اور باقی گلف ممالک کے ساتھ جو ہمارے جو تعلقات کو سرمہری کا شکار تھے وہ دوبارہ سے ایک نئی پچ پہ اور ایک نئے تو اس کا کوئی فائدہ پاکستان کو، خاص طور پر پاکستانیوں کو کچھ ہو رہا ہوگا؟ کیونکہ لیبر طبقہ وہاں پر ہمارا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہمارے مزدور جو ہیں جو وہاں پر جاتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کی کھپت اگر تھوڑی اور بڑھ سکے، کیونکہ پاکستان کے اندر بے روزگاری ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں وہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، اس بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے جو ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ بھی ہمارے علم میں، لیکن ان میں ایک بڑی ایفرٹ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان ممالک کے ساتھ بیٹھیں، میٹنگز کریں، اور میٹنگز کے اندر ہی ان کو بتائیں کہ جی ہمارے پاس تو لوگ اتنی بڑی
तादाद में मौजूद हैं जो आना चाहते हैं, जो यहाँ पर काम करना चाहते हैं, उनको बस मौके दिए जाने चाहिए। तो ऐसे एग्रीमेंट्स भी होने चाहिए ना खालिद जी, साहब? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल में चक्कर ये था पहले कि हमने पिछले 1 साल में देखा कि हमारे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा, जो पाकिस्तानी लोग बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ से उनकी रेमिटेंसेस आना कम हो गई थी। हाँ। वो रेमिटेंसेस आना पिछले 1 साल में क्यों कम हुई? वो इसलिए कम नहीं हुई कि लोगों ने पैसा भिजवाना छोड़ दिया था, वो इसलिए कम हुई थी कि जब लोग जाएंगे ही नहीं बाहर तो वो पैसे कैसे भिजवाएंगे। तो ये बेसिकली मैं ये कहूँगा कि पिछली हुकूमत में या नाहिली रही या इसकी तरफ किसी किस्म का फोकस नहीं रहा। अब जब हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जाके सऊदी अरेबिया में मुलाकातें की, उसके अलावा जाके इन्होंने UAE और दीगर अरब ममालिक में मुलाकातें की, तो अब दोबारा से इन लेबर क्लास के लिए वीज़े खुल गए हुए हैं। स्किल्ड लेबर जा रही है, अनस्किल्ड लेबर जा रही है, और होपफुली जो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद में रेमिटेंसेस पहले आया करती थी, अब वो दोबारा से ज़ाहिर है शुरू जब हो ज़्यादा रही हैं। तादाद में लोग वापस जा रहे होंगे, वहाँ ठीक काम है। कर रहे होंगे, वहाँ से कुछ कमा रहे होंगे, पाकिस्तान में भेज रहे होंगे, अपनी फैमिलीज़ के लिए भेज रहे होंगे, तो ज़ाहिर है उससे रेमिटेंसेस में इजाफा होगा। वजूहात क्या थी उसके कम होने की, उस पर भी आपने रोशनी डाली। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, इतने अहम मौजू पर आप हमारे साथ बात करते। खालिद तैमूर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, माहिर इंटरनेशनल अफेयर्स के, और में समझा रहे थे कि आज़रबाईजान के साथ होने वाला ये मुआहदा हो या फिर रशिया के साथ हमारी पेट्रोलियम मसनूआत की डील हो, उससे पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, आवाम को कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और कब तक फ़ायदा होने वाला है। एक और जगह का रुख कर लेते हैं जी प्रोग्राम में, और जिक्र करते हैं, बात करते हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की, जो इस वक्त क्वींसलैंड के शुमाल मशरक़ी इलाके में मुश्तरका जंगी मशकों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। नज़र बड़े पैमाने पर होने वाली ये जो मशकें हैं, इनमें 30,000 से ज़ायद फ़ौजी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान तवील फासले तक मार करने वाले जो मिसाइल्स हैं, उनके बराह रास्त तजुर्बात भी किए जा रहे हैं। ख़बर एजेंसी है जी AFP, वो ये कहती है कि इन मशकों में हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई दिफाई फोर्स को फ़रोख्त किए गए जो अमरीकी साख्ता मिसाइल सिस्टम हैं, उसकी नुमाइश की जा रही है। अच्छा नाज़रीन, जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने मशकों के आगाज़ से ही अपनी दिफाई पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए अमरीकी साख्ता 20 जदीद एयरक्राफ्ट खरीदने का ऐलान किया है। ये जो जदीद एयरक्राफ्ट हैं, जो तैयारे हैं, इनकी पहली खेप 2027 तक कैमरा को मिल जाएगी, और बैनुल-अक़वामी दिफाई माहिरीन के नज़दीक ये मशकें एशिया बहरुल काहिल में चीन की जो बढ़ती हुई फ़ौजी ताकत है उस पर तशवीश के तनाज़ुर में की जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के जॉइंट ऑपरेशंस के जो सरबराह हैं, उन्होंने ये दावा भी किया है कि उन्होंने एक चीनी जासूस जो है उसको, चीनी जासूस जहाज़ को ऑस्ट्रेलिया के शिमाल मशरक़ी साहिल के करीब उस वक्त देखा था जब इस मशक की तैयारियां की जा रही थी। ये एक बड़ा दावा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन दिफाई तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया शायद चीन को अपने लिए ख़तरा तस्वुर करता है, और इसी को जवाज़ बनाते हुए उसने अपनी दिफाई हिकमत अमली जो है वो भी तब्दील कर ली है। इस पर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे जी, खालिद भट्टी साहब सहाफ़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया ही से हैं, उनसे बात करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के क्यों इन मशकों की ज़रूरत पेश आई है, और ये जो जासूसी जंगी जहाज़ के हवाले से खबरें हैं, इनमें कितनी सदाकत है। लेकिन पहले इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, वो आपको दिखा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने जंगी मशक के दौरान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के बराह रास्त तजुर्बात किए हैं, जबकि कैनबरा ने तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों के हक में अपनी फौजी हिकमत अमली तब्दील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों मुल्कों की अफवाज ने क्वींसलैंड के शुमाल मशरकी इलाके में वाक़े मिलिट्री कम्प्लेक्स में बराह रास्त फायरिंग की मशक की है। इसमें हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई दिफाई फोर्स को फिरोख्त किए गए अमरीकी साख्ता हिमारस मिसाइल सिस्टम की नुमाइश की गई है। 2 साल के बाद होने वाली ये मुश्तरका मशकें अगले 2 हफ्तों तक जारी रहेंगी, और इनमें 30,000 से ज्यादा फौजी हिस्सा ले रहे हैं। मशकों में जापान, फ्रांस, जर्मनी और जनूबी कोरिया के फौजी भी शामिल हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मशकें एक ऐसे वक्त में हो रही हैं जब ऑस्ट्रेलिया अपनी मुसल्लह फौज में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर रहा है। इसका मकसद चीन को अपनी सरहदों से दूर रखने की कोशिश में तवील फासले तक मार करने की सलाहियतों पर तवज्जो मरकूज करना है। ऑस्ट्रेलियाई फौज के तर्जमान ने कहा कि यूक्रेन की फौज के हाल ही में ज़ेरे इस्तेमाल आने वाला तबाहकुन असरात का हामिल
हिमारस हथियार है जो तवील फासले तक ठीक निशाना बनाने की सलाहियत में इजाफा करेगा। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया की फौजियों को कमांड एंड कंट्रोल से लेकर टेक्निकल सतह पर अमल दरामद तक एक यूनिट के तौर पर कामयाबी से काम करते देखा है। मशकों के आगाज के साथ ही एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि ऑस्ट्रेलिया ने 20 नए अमरीकी साख्ता हरकुलस एयरक्राफ्ट तैयारे खरीदने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दिफा रिचर्ड माल्स के मुताबिक कैनबरा ने अमरीकी साख्ता 20 नए हरकुलस एयरक्राफ्ट तैयारे खरीदने के लिए $6.6 बिलियन मालियत की रकम मुख्तस की है। ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि अमेरिका की जानिब से इस डील से पहला स्क्वाड उसे 2027 तक फराहम कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब जापानी समुंदर में चीन और रूस की 8 रोजा बहरी मशक़ें की हैं। 30 जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, गाइडेड मिसाइल और दीगर जंगी साजो सामान के साथ दोनों मुल्क शरीक हुए। बहरीन जापान की मशक में हिस्सा लेने वाले 2 रूसी जंगी जहाजों ने रवा माह शंघाई में चीनी बहरिया के साथ फॉर्मेशन की नकलो हरकत, मवासलात और समुद्री बचाव के बारे में तरबियत हासिल की थी। चीन की वजारत दिफा के मुताबिक इन मशकों का मकसद समुद्री रास्तों की हिफाजत करना है। बिल्कुल जी, का खासा हमें मुतहरिक दिखाई देता है ऑस्ट्रेलिया अपने दिफाई मामलात को लेकर। ऐसा क्यों है? खालिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं जी, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं और बड़े अच्छे से समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया किन शोबों के अंदर क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम खालिद भट्टी साहब। जी वालेकुम सलाम आसमा साहबा, थैंक यू सो मच फॉर खालिद साहब बताएं ना, ये दिफा के शोबे में ऑस्ट्रेलिया अब जो कर रहा है, जो मुख्तलिफ आप दोस्तों के जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और अब ये जो मशकें हो रही हैं और जो एयरक्राफ्ट खरीदने की बात हो रही है, ये सब क्यों हो रहा है? क्यों एकदम से ऑस्ट्रेलिया को लगने लगा है कि उसका दिफाई निज़ाम जो है उसको मज़ीद मजबूत होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको कंफर्म कर दूं जी, बिल्कुल अल्बानी हुकूमत रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के लिए $9.8 बिलियन में 20 नए C-130J हरकुलस तैयारे खरीदेगी। ये कंफर्म कर रहा हूं मैं आपको। और ये मुस्तकबिल की फजाई नकलो हमल की जरूरियात को पूरा करने के लिए फजाइया को जदीद तरीन ये जो हरकुलस तैयारे हैं ये फराम किए जा रहे हैं। अच्छा। आपने पूछा क्यों कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ आपको। अब ये जो नए तैयारे हैं ये 2027 से पहले ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएंगे और ये तो जो बेड़ा है ये ऑस्ट्रेलिया सनत के लिए अहम इसके फवायद होते हैं। सिर्फ आप उसको जंगी एस्पेक्ट देखें और ये जो मुख्तलिफ सहूलियात और बुनियादी ढांचे की तामीर और हवाई जहाज को फराहम जो करते हैं उनके लिए ये मौके फराहम करता है। अब ऑस्ट्रेलिया जो डिफेंस फोर्स है वो साजो सामान की तरसील के लिए भी इसको इस्तेमाल करती है। इंसानी अमदाद जो इंसानी हैं अमदाद उनकी फराहमी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ इसको जो है तिब्बी इनखला के लिए जो बाकायदगी से भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जंगी नहीं, तो ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन जरा ये फरमा दीजिएगा कि इसमें इंसानियत की क्या बका और क्या फलाह है? खालिद भट्टी साहब, ये जो तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स जो हैं उनकी मशकें की जा रही हैं, इसके जरिए भी कोई सामान भिजवाना है अपने इर्द गिर्द मुल्कों में? मैं आपको इसी बात पे आने ही वाला था। अगर आप मुझे 1 मिनट का टाइम दें, I'll be able to explain you, able to prove you। अब उसमें यह है कि आप इसको देख लें कि जो ऑस्ट्रेलिया डिफेंस फोर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये तिब्बी सामान को भी आगे पीछे लेके जाती है। कोविड-19 के रिस्पांस में भी इन चारों ने बड़ा अच्छा काम किया है। और हालिया अगर आप देख लें तो हर बड़े दिफाई ऑपरेशन में शामिल रहा है यही वाला जो हरकुलस तैयारे हैं, जिसमें बोगनवेल की मदद से तैमूर लिस्टे में क़याम में अमन से लेकर इराक अफगानिस्तान में तनाज़ात शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में इसी हवाई जहाज में कोविड-19 के खिलाफ जो ऑस्ट्रेलिया को हेल्प की है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती रही है कोविड-19 के हवाले से वैक्सीनेशन की और दूसरी, तो ये एक इंसानी खिदमत के जुमरे में आता है। और इसके साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में आग बहुत ज्यादा लगती है, तो तिब्बी सामान की फराहमी के लिए आग और उसके बाद फिर सलाह मुतासरीन के लिए चीजों को इधर से उधर लेके जाने में भी इसको बहुत ज्यादा इसको हेल्प इससे ली जाती है। अच्छा, लेकिन फिर अगर सारे मकासद नेक ही हैं, मैं किसी को खैर उसमें बदनीयती की किसी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया के जॉइंट ऑपरेशंस के सरबराह हैं उन्होंने भी ये कह दिया है कि जी चाइना का एक जो जासूसी जहाज़ है वो हमने देखा था, उसके बाद हमने ये तैयारियां शुरू की हैं। आप कह रहे हैं जी कि वो मेडिसन पहुंचाना चाह रहे हैं, एड पहुंचाना चाह रहे हैं, लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन जो खुद इनके जॉइंट ऑपरेशंस के सरबराह हैं भट्टी साहब, वो तो कह रहे हैं कि हमने चाइना का एक यहाँ पर जहाज़ देखा था, उसकी वजह से हमने शुरू किया है। तो तजाद नहीं है आप दोनों की बातों में? बहुत अच्छी आपने बात की। मेरा ख्याल है शायद आपने पूरा इलामिया पूरा शायद आपकी नजर से नहीं गुजर सका। इलामिया को अगर आप पढ़ें
اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کی ٹیم کو بھجوا دوں گا. اعلامیے کے اندر ان چیزوں پر بھی زور دیا گیا اور بتایا گیا یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. ناظرین کو ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جہاں تک ہرکولس طیارے کی بات ہے، یہ 7200 کلومیٹر سے زیادہ مارک کرتا ہے یہ، اور یہ واضح طور پہ ٹرانسپورٹ جو ہے تقریباً 80 پیسنجرز کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے. میں اس بات سے انکار نہیں کر رہی ہوں، اور یہ جس اعلامیے کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اسی اعلامیے میں سے میری ٹیم نے یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ نکالی ہیں اور ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہم تو صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دعویٰ اتنا بڑا انہوں نے کر دیا ہے کہ ایک چینی جاسوس جہاز جو ہے اس کو آسٹریلیا کے شمال مشرقی ساحل کے قریب دیکھا گیا تھا، ایسا ہوا تھا؟ آپ تو سینئر صحافی ہیں، وہاں ساری سٹوریز کور کر رہے ہوتے ہیں. یہ دعویٰ بالکل 100% صحیح ہے، اور آسمہ میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری بھی کرتا ہوں. اور I would never deny this کہ اس کے جو انسانی خدمات کے ساتھ ساتھ definitely Australia is buying these aircraft کہ ان کو اپنی دفاعی صلاحیت کو بھی مضبوط کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین کا بڑھتا ہوا خطرے کی وجہ سے آسٹریلیا کا اپنی فوجی قوت میں اضافے کا بھی آسٹریلیا منصوبہ رکھتا ہے. چین اور امریکہ کے درمیان ممکنہ تصادم کی تیاری کے لیے آسٹریلوی فوج کو تیزی سے تبدیل بھی کیا جائے گا. اور کچھ عرصہ قبل شائع ہونے والے ایک بڑے دفاعی جائزے کی ایک غیر خفیہ وین میں تجویز دی گئی تھی کہ آسٹریلیا انڈو پیسیفک کے علاقے میں عالمی قوانین پر مبنی آرڈر کے لیے چین سے بڑھتے ہوئے خطرے کے مقابلے کی خاطر مزید طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل بھی خریدے گا. اور دفاعی جائزے میں آسٹریلیا کی فوج میں دہائیوں میں ہونے والی سب سے بڑی تبدیلی کا خاکہ بھی پیش کیا گیا تھا. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ڈیفینیٹلی اپنی سوورنٹی کی، اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہر ایک بنیادی رائٹ بنتا ہے. is definitely taking this action in order to protect Australian people, Australian nation, land of Australia. ٹھیک ہے، اور پروٹیکشن اس چیز سے جس کے بارے میں ابھی کچھ متضاد دعوے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سامنے آئیں، کیونکہ چائنا کی طرف سے کچھ ایسی ابھی کوشش کی نہیں گئی ہے، لیکن آسٹریلیا کا کہنا یہ ہے، اور جیسے کہ آپریشن چیف یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے ہیں کہ جو ان کو ایک ایسا جہاز دکھائی دیا تھا، اور جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ حفظ ما تقدم کے طور پر انہوں نے یہ جو اقدامات ہیں یہ کیے ہیں اور یہ مشقیں ہو رہی ہیں. بہت شکریہ. جی خالد سوال کا آسمہ جواب دے دیے کہ پریکاشنری میئرز کسی بھی واقعہ ہونے سے پہلے اور واقعے کی روک تھام کے لیے لیے جاتے ہیں. جب واقعہ ہو جائے اس کے بعد پریکاشنری میئرز نہیں ہوتے، کہتے ہیں it's better to safe than sorry. تو یہ پریکاشنری میئر کے طور پہ، اور ہر ملک اپنے دفاع کے لیے اپنے بالکل حق رکھتا ہے، اس کے پاس حق ہے جی کہ وہ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ جو ہیں وہ معاملات کیے جا رہے ہیں. اور اس وقت یہ جو شمال مشرقی علاقہ ہے کوئنز لینڈ اس کا آسٹریلیا کا، وہاں پر یہ مشقیں جاری ہیں. بہت شکریہ خالد بھٹی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور میں ان مشقوں کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ یہ مشقیں کیوں کی جا رہی ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، اور پھر تھوڑا سا آپ نے چائنا کو لے کر بھی بات کی کہ واقعی کچھ نہ کچھ تحفظات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. ایک خطرہ محسوس کر رہا ہے چائنا کو اپنے لیے آسٹریلیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے دفاع کو مضبوط بناتا دکھائی دیتا ہے. خالد بھٹی صاحب سینئر صحافی آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین، اب مجھے پروگرام میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف دنیا بھر میں امت مسلمہ کی جانب سے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے، کیونکہ سویڈن میں دوسری بار پولیس کی سرپرستی میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے. اس کے ساتھ ڈنمارک میں بھی کتاب الہی کی بے حرمتی کر کے امت مسلمہ کے جذبات مجروح کیے گئے ہیں. اسلامی تعاون تنظیم نے قرآن پاک کی جو بے حرمتی ہے اس کے بڑھتے واقعات کی شدید مذمت کی ہے اور سویڈن کے خصوصی ایلچی کا درجہ معطل کر دیا ہے. یہ فیصلہ تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کے غیر معمولی اجلاس میں کیا گیا. ناظرین، پاکستان، سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، ایران، عراق اور ترکیہ سمیت دیگر جو اسلامی ملک ہیں ان کی جانب سے بھی سویڈن اور ڈنمارک واقعے پر غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور آبویسلی یہ بنتا بھی ہے. سعودی وزارت خارجہ کا کہنا یہ ہے کہ سویڈش حکام کی جانب سے ایسی جو اشتعال انگیز کارروائیاں ہیں ان کو دہرانے کی اجازت دینا ناقابل قبول ہے. بغداد انتظامیہ نے سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کر دیا ہے. عرب سمیت دیگر اسلامی ملکوں میں تعینات سویڈن کے سفیروں کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے. یہ احتجاج کہاں کس انداز میں ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ کروایا جا رہا ہے، کس ملک نے کیا اس پر ریاکشن دیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ایک رپورٹ میں آپ کو دکھاتا ہے. اسلامی تعاون تنظیم نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے ایک اور واقعے پر سویڈن کے خصوصی ایلچی کا درجہ معطل کر دیا ہے.
OIC से जारी बयान में कहा गया कि ये फैसला तंजीम की वर्किंग कमेटी के हंगामी इजलास की सिफारिशात की रोशनी में किया गया है। तंजीम ने डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन में इराकी सफारत खाने के बाहर एक शिद्दत पसंद ग्रुप की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ मजहबी मुनाफरत, अदम बर्दाश्त और इम्तियाजी सलूक को उकसाती हैं। इस तरह की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल अक़वामी मुआहदे के आर्टिकल 19 और 20 की रूह के खिलाफ है। आज़ादी इज़हार या राय के बहाने इनको जवाज नहीं बनाया जा सकता। उनका कहना था कि तमाम ममालिक मजहबी मुनाफरत के इंसदाद से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत इंसानी हुकूक कौंसिल के हालिया फैसले की पाबंदी करें। हर वो अमल जो मजहबी इम्तियाज या अदावत या तशद्दुद पर उकसाता हो वो मजहबी मुनाफरत के दायरे में आता है। सऊदी अरब के जियो पोलिटिकल तजर्बाकार सुलेमान अंसारी का कहना है कि अगर स्वीडन की हुकूमत ने नफरत फैलाने के हवाले से अपने कवानीन में तब्दीली न की तो OIC कार्रवाई करेगा। राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल और मजलिस उलमा अल मुस्लिमीन के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद अल ईसा ने भी कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत करते हुए कहा कि ये तमाम इंसानी मजहबी तालीमात और रवायात के मुनाफी है। ये आलमी बरादरी के अक़दार के भी खिलाफ है जिसमें इस किस्म की सरगर्मियों के संगीन खतरात से खबरदार किया गया है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में 28 जून को कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले इराकी नजाद ने 20 जुलाई को पुलिस की मौजूदगी में फिर वही हरकत की जिस पर इस्लामी ममालिक ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में मुजाहिरीन ने स्वीडन के सफारत खाने पर धावा बोल दिया और सफारत खाने को आग लगा दी। बगदाद इंतजामिया ने स्वीडन के सफीर को मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दे दिया, जबकि इराक में स्वीडिश सफारत खाने के 4 डी अफेयर्स को वापस ले लिया। इराक ने स्वीडन में अपने नुमाइंदा दफ्तर में भी सरगर्मियां बंद कर दी हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों को दोहराने की इजाज़त देने की शदीद मज़म्मत की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, उर्दन ने अपने अपने मुल्कों में तैनात स्वीडन के नाज़िमुल उमूरों को तलब करके एहतजाजी मुरासले थमाए। मिस्र के दारा अल अज़हर ने स्वीडिश मसनूआत का बाइकॉट करने की अपील की है। अज़रबैजान की वज़ारत ख़ारजा के सोशल मीडिया अकाउंट ने स्वीडिश हुकाम से मुजरिमों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने और ऐसे नफरत अंगेज जराइम की रोकथाम का मुतालबा किया। लीबिया की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कुरान पाक पर हमले की मसम्मत की गई और स्वीडिश हुकूमत ने ऐसे हमलों की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। बहरीन की वज़ारत ख़ारजा ने भी इस हमले की मजम्मत की और अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी को फैलाने वाले इक़दामात के खिलाफ कानूनी इक़दामात उठाने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं मकबूजा कश्मीर में पुलवामा हमले की, जिसकी हकीकत से कौन वाकिफ नहीं है। फरवरी 2019 को होने वाले इस हमले में 40 भारतीय फौजी हलाक हुए थे। भारत ने ड्रामा रचाया और सोचे समझे मंसूबे के तहत इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया था, लेकिन अब घर के बेदी ही लंका ढा रहे हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मोदी के जाली पुलवामा ड्रामे का पर्दाफाश कर दिया है और इंकशाफ किया है कि मोदी ने इंतखाबात जीतने के लिए ये साजिश रचाई थी। बीजेपी एक बार फिर पुलवामा जैसा जाली और स्क्रिप्टेड ड्रामा जो है वो रचाने का मंसूबा बना रही है। ये सच सामने आना था कि मोदी नवाज मीडिया इस खातून वज़ीर आला को अब गद्दार करार देता है। नाज़रीन, पाकिस्तान की बेगुनाही और मोदी को इस वाक़ये का असल ज़िम्मेदार ठहराने की ये पहली गवाही नहीं है। इससे कबल भी आप जानते हैं, हमने आपको आगाह भी किया था कि कांग्रेस समेत कई हुकूमती ज़िम्मेदारान और समाजी रहनुमा जो हैं भारत में इस साजिश को बेनकाब कर चुके हैं। चंद माह कबल साबिक़ गवर्नर मकबूजा कश्मीर सत्या पॉल मलिक ने भी एक इंटरव्यू में ऐसा ही दावा किया था। मज़ीद किन किन शख्सियात ने ये सारी चीज़ें कही और मोदी सरकार इस पर क्या राय रखती है, ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में देखिए। इल्ज़ामात, झूठ और जुल्म की पॉलिसी को अपनाकर सियासी फायदा हासिल करने वाली बीजेपी सरकार को एक बार आलमी सतह पर फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जब मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मोदी के जाली पुलवामा ड्रामे का राज बेनकाब कर दिया। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी ने इंतखाबात जीतने के लिए पुलवामा ड्रामा रचाया। ये सब कुछ जाली और स्क्रिप्टेड था। पूरी प्लानिंग के साथ जवानों का खून बहाकर इलेक्शन चोरी किया गया। इंकशाफ भी किया कि भारतीय जनता पार्टी फिर पुलवामा जैसा जाली और स्क्रिप्टेड ड्रामा रचाकर इंतखाबात पर असर अंदाज हो सकती हैं।
इस सच का सामने आना था कि इंडियन मीडिया को आग लग गई और वज़ीर आला ममता बनर्जी को गद्दार करार दे दिया। इससे कबल माजी में कांग्रेस रहनुमा अदद राज ने भी पुलवामा ड्रामे को जाली और खुद साख्ता करार दिया था। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को भारतीय सिक्योरिटी अफवाज के एक काफिले पर किया गया। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर महवे सफर सिक्योरिटी अफवाज का एक कारवान जब मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा से गुजर रहा था तो एक खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी काफिला के एक बस से टकरा दी। इस हमले के नतीजे में पुलिस फोर्स के 40 एहलकार हलाक हो गए थे। इस हमले के 4 दिन बाद ही पुलवामा के नवाही गांव में एक मकान के अंदर छुपे मुसल्लह अफराद के साथ झड़प में एक मेजर समेत 4 फौजी एहलकार हलाक हो गए थे। भारत ने बगैर सोचे समझे और हकायक के बरक्स इस वाकया में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का इल्जाम आयद किया, लेकिन भारत के समाजी रहनुमाओं ने चंद माह बाद ही इंकशाफ कर दिया था कि हमला मोदी सरकार ने खुद कराया और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। 8 दिन पहले से ही हुकूमत को हमले का इल्म था, आईबी की रिपोर्ट मौजूद थी, लेकिन सरकार ने फौजियों को बचाने के बजाय मरवा दिया और मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। सिर्फ यही नहीं, माजी में भी कई भारतीय सियासतदान और हुकूमती ओहदेदारान अपनी ही फौजियों को सियासी फायदे की भींट चढ़ाने के लिए रचाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलवामा वाक़े पर साबिक गवर्नर मकबूजा कश्मीर सीतापाल ने भी एक इंटरव्यू में दावा किया था कि मोदी को पुलवामा हमले का इल्म था, लेकिन उन्होंने भारतीय फौजियों को मरने दिया और इल्जाम पाकिस्तान पर धरने से अवाम की हमदर्दियां हासिल की। उन्होंने कहा था कि पुलवामा ड्रामा रचाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को इंतखाबात में फायदा पहुंचाना था। जब उन्होंने आवाज उठाई तो भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने उन्हें खामोश रहने को कहा। बीजेपी न सिर्फ अपने मुल्क के मुहाफिजों की जिंदगियों से खेलकर सियासत चमका रही है, बल्कि वैसी साजिशें बेनकाब होने पर आलमी सतह पर भारत के लिए सुबके का बायस भी बन रही है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के बयान ने पुलवामा हमले की हकीकत दुनिया के सामने एक बार फिर अयां कर दी। कुछ जिक्र कर लेते हैं, कुछ बात कर लेते हैं गैर कानूनी तौर पर यूरोप का रुख करने वाले तारिकीन वतन की, जिनका रास्ता कैसे रोका जाए और मुस्तकबिल में कौन सी ऐसी नई हिकमत अमली अपनाई जाए कि ये लोग ऐसा करने से बाज आ जाएं। इसी मसले पर गौर के लिए इटली के शहर रोम में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें यूरोपीय ममालिक समेत लीबिया, सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकूमती नुमाइंदों ने शिरकत की है। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। यूरोप के अलावा खलीजी और अफ्रीकी ममालिक भी अपनी सरहदों को मजबूत बनाएंगे। गुज़श्ता हफ्ते यूरोपीय यूनियन और ट्यूनिस के माबैन होने वाले मुआहदे को कामयाब बनाने के लिए 1 अरब यूरो इमदाद का भी ऐलान किया गया है, जबकि गैर कानूनी तारिकीन वतन की रोकथाम के लिए 10 करोड़ यूरो अलग से मुख्तस किए गए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में पोप फ्रांसिस का कहना था कि बहरा रोम एक बार फिर से तारिकीन वतन के लिए मौत का कुआं साबित नहीं होना चाहिए, जबकि इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी और यूरोपीय कमीशन के सदर ने मौसर अंदाज में तारिकीन वतन का रास्ता रोकने की अपील की है। किसने क्या तजवीज़ पेश की, एक रिपोर्ट में देखते हैं। यूरोप का रुख करने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन की आमद का सिलसिला रोकने और कानूनी रास्ते को पेचीदगियों को कम करने के लिए इटली के शहर रोम में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें यूरोपीय ममालिक समेत सऊदी और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकूमती नुमाइंदे भी शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन समेत सरहदों को मजीद महफूज बनाया जाएगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन की आमद का सिलसिला रोकने के लिए यूरोपीय यूनियन और ट्यूनिस के माबैन गुज़िश्ता हफ्ते जो मुआहिदा किया गया है, उसे कामयाब बनाने के लिए 1 अरब यूरो इमदाद का भी ऐलान किया गया, जबकि 10 करोड़ यूरो खासतौर पर गैर कानूनी तारिकीन वतन से निपटने के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। महाजरों के हवाले से मुनाकिदा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में तारिकीन वतन के बहरान और कौमों पर इसके असरात पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि तारिकीन वतन की बहरा रूम के रास्ते आमद से बहुत से मुल्क मुतासर हो रहे हैं। उनकी हुकूमत सिर्फ कानूनी रास्तों के जरिए आने वालों को कबूल करेगी। गैर कानूनी तारिकीन वतन का फौरी रास्ता रोकने की जरूरत है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन ने भी 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन में जॉर्जिया मेलोनी के नुक्ता नजर से इत्तेफाक किया
اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تیونس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ایک نمونہ ہو اور مستقبل میں خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ شراکت داری کے لیے ایک مثال بنے۔ یورپی یونین تیونس جیسے ممالک کے ساتھ مل کر قابل تجدید توانائی کی پیداوار کو مشترکہ فائدے کے لیے بڑھا سکتی ہے۔ لیبیا کی صدارتی کونسل کے سربراہ محمد یونس نے امیر ممالک سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ تارکین وطن کے مصائب کو روکنے کے لیے مؤثر طریقے سے حصہ لینے کو تیار ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مملکت کی نمائندگی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز نے کی اور بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ غیر قانونی نقل مکانی کے پیچھے کارفرما سیاسی، سماجی اور معاشی پہلوؤں سے نپٹنے کے لیے یکجہتی اور تعاون کریں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے غیر قانونی امیگریشن سے متاثرہ ممالک میں ترقیاتی منصوبوں کی معاونت کے لیے اپنے ملک کی جانب سے $10 کروڑ کی امداد کا اعلان کیا۔ پوپ فرانسس نے سینٹ پیٹر اسکوائر پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یورپی اور افریقی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ شمالی افریقہ کے صحرائی علاقوں میں پھنسے تارکین وطن کی مدد کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ بحیرہ روم عبور کرنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے سمندر دوبارہ موت کا کنواں ثابت نہ ہو۔ اطالوی وزیر خارجہ انطونیو نے کہا کہ انہیں مہاجرین کے مسئلے کو جڑ سے حل کرنا ہوگا۔ بی بی سی کے مطابق 2014 سے لے کر اب تک غیر قانونی طور پر یورپ داخلے کے لیے بحیرہ روم کو عبور کرنے کی کوشش میں 27,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حالیہ واقعہ میں یونان کے ساحل پر بھی کشتی ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں 700 افراد سوار تھے، تاہم ان میں سے صرف 109 افراد کو بچایا جا سکا تھا۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک نے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سلامتی کی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں اطراف نے تمام شعبوں میں باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ اس موقع پر معزز مہمان امریکی کمانڈر مائیکل ایرک نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کی تعریف کی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ انڈونیشیا میں کشتی ڈوبنے سے 15 افراد ہلاک اور 19 لاپتہ ہو گئے۔ چینی خبر رساں ادارے کے مطابق نیشنل سرچ اینڈ ریسکیو آفس کے ترجمان یوسف لطیف نے بتایا کہ انڈونیشیا کے جنوب مشرقی صوبے میں پیر کی صبح کشتی سمندر میں ڈوب گئی جس میں 40 افراد سوار تھے۔ 6 مسافروں کو بچا لیا گیا ہے اور علاج کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ کشتی ڈوبنے کی وجہ سے تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ یونان میں شدید گرمی کی وجہ سے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اب تک 19,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان کورفو کے جزائر میں ہوا جہاں آگ شدت کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ یونان کے وزیر اعظم نے کہا ہے، ہمیں جنگی صورتحال کا سامنا ہے، آگ بجھانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پاکستان 4 سے 5 اگست کو بھوربند مری میں ملک میں پہلی بار سیاحتی تعاون پر چوتھی D8 سینئر آفیشلز میٹنگ اور تیسرے D8 وزارتی اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے زیر اہتمام ہونے والے اجلاس کے بعد 6 اگست کو وفاقی دارالحکومت کا تکنیکی دورہ کیا جائے گا۔ 2019 میں ملائیشیا میں ہونے والی دوسری D8 وزارتی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان تیسری D8 وزارتی میٹنگ کی میزبانی کرے گا، جس سے پہلے D8 سینئر عہدیداروں کا اجلاس ہوگا۔ تاہم 2021 میں یہ اجلاس کووڈ-19 وبائی مرض کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر کی چڑیا اڑ گئی۔ سوشل میڈیا سائٹ کا لوگو باضابطہ تبدیل کر کے ایکس کر دیا گیا۔ ٹویٹر کے نئے لوگو کی تصویر ایک ٹویٹ میں پوسٹ کی گئی اور پھر اسے سوشل میڈیا نیٹ ورک پر برڈ لوگو کی جگہ لگا دیا گیا ہے۔ یہ اکتوبر 2022 میں ایلن مسک کی ملکیت میں جانے کے بعد ٹویٹر کی سب سے بڑی تبدیلی ہے۔